नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम बूस्टर हिंदी शिक्षण विधियाँ टॉप 15 जानकारियाँ लेकर के मैं उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मनोविज्ञान की तरह ये भी आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ठीक से आपके संपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियों के पाठ्यक्रम को रिवाइज करने में या करवाने में मदद करेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये हमारी कुछ खास महत्वपूर्ण जो 50 बातें हैं उनसे। सबसे पहली जानकारी दोस्तों आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति या विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम है। यानी भाषा एक संसाधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है अथवा विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी हम बातचीत जो करते हैं उसमें भाषा की महत्ता होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा एक माध्यम है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपसे पूछी जा सकती है, जरूर याद करके जाना। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और भाषा के माध्यम से ही वह दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकता है। यानी अपने विचार प्रकट करने के लिए भी भाषा की ज़रूरत होती है। और दोस्तों हमें दूसरों के विचारों को जब जानना होता है तब भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, ये हृदय तंत्र की झनकार है जिनकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछी जा चुकी परिभाषा के रूप में है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार। निश्चित रूप से आप लोग एक से अधिक बार इसको लिखना या फिर मूल जो शब्द हैं कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर याद रखना। ये परिभाषा पहले भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, फिर आपसे पूछी जा सकती है। तो एनसाइक्लोपीडिया में भाषा के बारे में लिखा है दोस्तों कि भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करता है। यानी विशेष प्रकार के प्रतीकों के द्वारा हम मौखिक या किसी भी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से जब हमारे समाज और संस्कृति के सदस्यों के बीच में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, अपने आप में भाषा है। एनसाइक्लोपीडिया की परिभाषा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जरूर स्मरण रखें। नेक्स्ट विचार है दोस्तों हमारा, भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है दोस्तों जिसके द्वारा व्यक्ति विचारों का विनिमय करता है। विचार विनिमय का मतलब होता है विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना। सामाजिक उपागम एवं अर्जित व परिवर्तनशील व्यवहार है। भाषा क्या होती है दोस्तों? सामाजिक उपागम। आपसे पूछा जा सकता है भाषा एक उपागम है, तो ध्यान रखना भाषा सामाजिक उपागम है, अर्जित उपागम है और परिवर्तनशील होती है। यानी भाषा जो है ये बदलती रहती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए हो सकता है, भाषा पैतृक नहीं है। भाषा ऐसा नहीं है कि पैतृक है, जन्मजात रूप से हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है, भाषा क्या होती है दोस्तों? जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उस समाज की एक प्रोसेस होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से परंपरागत रूप से हम जहाँ पर रहते हैं, जिस व्यवहार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ से ये भाषा उत्पन्न नहीं होकर के अर्जित होती है। यानी हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते बल्कि हम समाज में परंपराओं के साथ में रहते हुए उसको अर्जित कर सकते हैं, जो मानव का एक स्वाभाविक गुण है। और भाषा को ग्रहण करना, भाषा सीखना दोस्तों मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है नॉम चॉम्स्की की। जरूर याद रखना दोस्तों, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्रत्येक व्यक्ति में भाषा सीखने की एक जन्मजात योग्यता होती है। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में भाषा सीखने की एक विशेष प्रकार की जन्मजात योग्यता होती है, जिस योग्यता को उन्होंने भाषा अधिग्रहण तंत्र कहा है। शॉर्ट में बोलें तो एलएडी कहा है। और एलएडी की फुल फॉर्म है दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक भाषा सीखने की डिवाइस होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी प्रकार की भाषा को आसानी से सीख पाता है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण विचार आप लोगों के लिए है, छात्र अध्यापकों की शिक्षण कौशल विकास हेतु सूक्ष्म शिक्षण का विचार 1963 में डब्ल्यू एलन ने दिया था। इनके सहयोगी एचिसन व बुश थे। दोस्तों ये तो आपको पता होगा ही होगा कि जो बीएड बीएसटीसी आदि पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए लोग होते हैं या टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं,
तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है और ये 1963 में WLN के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण विचारों में देखिए, महत्वपूर्ण विचार है हमारा 9 नंबर पर, वर्तमान समय में भारतीय परिवेश में एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 36 मिनट का समय लगता है। पहले भी ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है कि हमारे देश में जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का उपयोग करते हैं इसमें 36 मिनट लगते हैं, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अनुसार इसमें 45 मिनट का समय खर्च होता है। यानी कि अमेरिका के अनुसार 45 मिनट लगते हैं, हमारे भारतीय परिवेश में 36 मिनट इसके लिए वैलिड है। दोस्तों ये और आपको ध्यान रखना है, देहरादून विश्वविद्यालय जो है भारत देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है, याद रखना, देहरादून विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर इसमें 35 मिनट का समय बताया गया है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आपको पूछेंगे तो संपूर्ण भारतीय परिवेश में मान्य जो है उसके अनुसार पूछेंगे, उसमें 36 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा कौशल का विकास का क्रम। भाषा कौशल जो विकसित होता है एक बालक में, बहुत बार ये प्रश्न आया, फिर आ सकता है, उसका क्रम होता है दोस्तों LSRW। सबसे पहले बालक सुनता है, उसके बाद में बालक जो है बोलता है, पढ़ता है और उसके बाद में बालक लिखता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने इसका क्रम LSRW सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बताया। यानी वैसे इसका क्रम जो है अलग प्रकार से होता है, लेकिन मारिया मोंटेस ने इसका क्रम क्या बताया है? मारिया मोंटेस ने बताया है कि बालक जो होता है वो भाषा में पहले सबसे पहले सुनता है, बोलता है, लिखता है और फिर उसके बाद में क्या करता है? पढ़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 6 सोपान। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है इसमें 6 सोपान होते हैं, क्रमशः योजना, उसके बाद में शिक्षण, सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण कार्य करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि, जो पढ़ाया उसमें क्या रहा, कितना रिजल्ट सही रहा, या यूँ कहें कि वो सही पढ़ा पाया कि नहीं पढ़ा पाया, उसकी प्रतिपुष्टि, और फिर पुनः योजना बना करके पुनः शिक्षण किया जाता है और उसके बाद में पुनः प्रतिपुष्टि होती है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि सूक्ष्म शिक्षण योजना में 5 से 10 जो छात्र अध्यापक होते हैं उन्हीं के बीच में 5 से 10 मिनट का कोई लेसन प्लान बनाया जाता है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और साथ ही छात्र अध्यापकों के द्वारा ही प्रतिपुष्टि ली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल विकास के साथ ही उनकी न्यूनताओं और कमियों को दूर करने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल विकास के साथ ही उनकी न्यूनताओं और कमियों को दूर करने में भी मदद करता है। कुल मिलाकर के उसमें शिक्षण कौशल तो विकसित करता ही करता है, लेकिन यदि कोई कमी उसके अंदर है किसी भी प्रकार की तो उस कमी को दूर करने में भी ये योगदान देता है। दोस्तों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, B.S. ब्लूम ने 1956 में 1956 में शिक्षण उद्देश्यों का सफल वर्गीकरण किया था। B.S. ब्लूम ने 1956 में शिक्षण उद्देश्यों का सफल वर्गीकरण किया था। उनके द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक रूप में इनको बताया गया था। यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से इन्होंने जो है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद उन्होंने ज्ञानात्मक का अलग से भी वर्गीकरण किया था। इसी तरह से भावात्मक का भी अलग वर्गीकरण और क्रियात्मक का भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। यहाँ पर जो है वर्गीकरण जो किया गया उसमें मोटे तौर पर सबसे पहले इसका सुझाव या विचार ब्लूम ने दिया था। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वाचन मूलतः 2 प्रकार का होता है। वाचन मूलतः 2 प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन मौन वाचन का आधार है, यानी मौन वाचन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब पहले वो सहस्वर वाचन कर लेगा, क्योंकि सहस्वर वाचन से बालक में उच्चारण पैदा होगा, उसके बाद ही वो मौन वाचन कर सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहस्वर वाचन जो किसका आधार है, तो मौन वाचन का आधार है, या फिर मौन वाचन के लिए पहले क्या जरूरी है, तो सहस्वर वाचन जरूरी है। मौन वाचन की शुरुआत कक्षा 3 में की जाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखो, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, गलती नहीं करना। यहाँ पर मैंने लिखा है कक्षा 3 से की जाने का प्रयास करना चाहिए, मतलब हर शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बालक जो कक्षा 3 में पढ़ते हैं उनमें मौन वाचन की शुरुआत करें। हालांकि कक्षा 3 के सभी बालक मौन वाचन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करेंगे तो हमारी स्कूल में या हमारी क्लास के अंदर जो बालक प्रतिभाशाली होंगे उनमें निश्चित रूप से मौन वाचन शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में कक्षा 3 में शुरू हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कक्षा 3 में प्रयास करना है।
अगर कक्षा 3 में, 4 में, 5 में प्रयास करते रहेंगे तो कक्षा 6 में जाते जाते लगभग सभी में मौन वाचन शुरू हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, कक्षा 3 से केवल प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं समझना कि इसमें पैदा हो जाता है। पैदा केवल प्रतिभाशाली बालकों में हो सकता है कक्षा 3 में, सामान्य बालकों में कक्षा 6 में जाकर होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसी से संबंधित है, केवल प्रतिभाशाली बालकों में कक्षा 3 से, जबकि सामान्य बालकों में कक्षा 6 से मौन वाचन का विकास होता है। मौन वाचन याद करने में मदद करता है। फिर दोबारा याद दिला देता हूँ मैं, कक्षा 3 में केवल हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 3 में केवल प्रतिभाशाली बालकों में मौन वाचन शुरू होता है, जबकि सामान्य बालकों में कब होता है? कक्षा 6 में। नेक्स्ट दोस्तों, लेखन अभिव्यक्ति कौशल सबसे जटिल मगर सबसे महत्वपूर्ण है। लेखन अभिव्यक्ति कौशल सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लिखी हुई बात लंबे समय तक रहती है, लिखी हुई बात लंबे समय तक रहती है, मौखिक बात हम भूल सकते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। मॉन्टेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है। मॉन्टेसरी ने लेखन के बारे में कहा कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। यानी लेखन जो है एक शारीरिक क्रिया होती है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेस्टोलॉजी विधि में बालकों को लिखना सिखाया जाता है। पेस्टोलॉजी विधि जो है इसमें बालकों को लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में वर्णों के छोटे छोटे खंड यानी आड़ी तिरछी लाइनें बालकों से खिंचवाएंगे, गोले बनवाएंगे और फिर उन लाइनों को और गोलों को मिलवा करके उनसे वर्ण बनवाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से बालकों को लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बालक लिखता है तो आपने भी देखा होगा ऐसे ही लिखता है, कभी आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाता है, कभी गोले बनाता है। बाद में वो लाइनें और गोले बनवाते बनवाते यदि हम उस बालक को ठीक से समझाते हैं तो ईजीली वह बालक जो है वर्णों को लिखना शुरू कर देता है। तो इन सब खंडों का योग करते हुए लिखवाने की विधि है पेस्टोलॉजी विधि। दोस्तों, जैकोटॉट विधि क्या है? जैकोटॉट विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बालक से पढ़े हुए वाक्य को लिखने के लिए दिया जाता है। बालक को कोई वाक्य पढ़ने के लिए देते हैं, फिर जो बालक जिस वाक्य को पढ़ता है उसी वाक्य को देख करके वापस उसको लिखना होता है और छात्र स्वयं सीखने के दौरान स्वयं शोधन करता है, मतलब खुद लिखता है दोबारा उसको, और लिखते समय उसमें ध्यान रखता है उस पूरे वाले जो वाक्य है उसको देख करके लिखता है ताकि कोई गलती नहीं हो। और उसके बाद में अंत में शिक्षक क्या करवाता है दोस्तों? बिना देखे लिखवाता है। यानी लास्ट के अंदर पहले नंबर पर उस वाक्य को पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद में उसको देख कर लिखवाते हैं, फिर उसके बाद में बिना देखे लिखवाते हैं। इसलिए 3 प्रोसेस हो जाते हैं और आसानी से बालक लिखना सीख जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन जिसको बालोद्यान विधि भी कहते हैं। दोस्तों, बालोद्यान विधि का विकास फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल ने किया था। यानी इस विधि को देने का श्रेय फ्रॉबेल को जाता है, जिसमें शिक्षक को माली, बच्चे को पौधे यानी किंडर और विद्यालय को बगीचे की संज्ञा दी गई है। ये एक प्रकार की खेल विधि है। कभी कभी खेल विधि के जनक के रूप में भी केवल फ्रॉबेल का नाम आ जाता, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉबेल की विधि भी एक खेल विधि है। दोस्तों, नेक्स्ट है, खेल विधि का सबसे पहले विचार हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। खेल विधि का अगर वास्तविक जनक हम माने तो कौन है? वास्तविक जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक, इन्होंने दिया था। इनके अनुसार खेल एकमात्र ऐसा कार्य होता है जिसे बालक पूरे मन से करता है। दोस्तों, ये इंग्लैंड के एक अंग्रेज गणित शिक्षक थे और इन्होंने कहा था कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। दोस्तों, नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, डाल्टन विधि को ठेका पद्धति भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पद्धति को ठेका पद्धति भी कहते हैं, तो डाल्टन विधि को ठेका पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के डाल्टन शहर में कुमारी हेलेना पारक्रिस्ट के द्वारा ये विधि प्रस्तुत की गई थी। अमेरिका के डाल्टन शहर में कुमारी हेलेना पारक्रिस्ट के द्वारा ये विधि प्रस्तुत की गई थी। और ये जो विधि है, इस विधि में ये स्वतंत्र रूप से सिखाने की विधि है और एकमात्र ऐसी विधि है जो एक शहर के नाम पर है। यानी डाल्टन विधि कहते हैं क्योंकि डाल्टन शहर में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। ठीक है, ये जो विधि होती है दोस्तों, इसमें स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत स्वाध्याय करना होता है। या इस विधि के अंदर क्या करना पड़ता है? स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को स्वाध्याय करते हुए सीखना होता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, इसलिए इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुने, डाल्टन विधि को ठेका पद्धति भी कहते हैं। कुमारी हेलेना पारक्रिस्ट जो अमेरिका की शिक्षिका थी और इन्होंने अमेरिका के डाल्टन शहर में रहते हुए इस विधि को प्रस्तुत किया। इस विधि में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत स्वाध्याय करना होता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, इसलिए इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना आप यहाँ पर, अगर आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए
कि मारिया मोंटेसरी के साथ रह कर के खेल विधि को देने का श्रेय किसको जाता है। तो ये एक ऐसी शिक्षिका रही है जिनको कुछ समय मारिया मोंटेसरी के साथ रहने का अवसर मिला था और वहीं रहते हुए इन्होंने भी उन्हीं से सीखते हुए एक दिन इस तरह की खेल विधि को बनाया था या दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, कार्ल बॉसबर्न के द्वारा विकसित प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विटेनिका विधि में बालक के सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। विटेनिका विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बालक के सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है और छात्र स्वयं कार्य की जांच करके त्रुटि का संशोधन करता है। यानी स्वयं छात्र अपने कार्यों को देखता है और स्वयं ही कोई गलती होती है तो उसका संशोधन करते हुए ठीक करने का प्रयास करता है। इसका जनक आपसे पूछा जा सकता है और इसका जनक है कार्ल बॉसबर्न। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर पर, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा विकसित व्याकरण अनुवाद विधि द्वारा हिंदी संस्कृत भाषा और लोकोक्ति एवं शब्दों का ज्ञान सरलता से दिया जा सकता है। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा दी गई इस विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं और एक से अधिक बार ये प्रश्न आ चुका है कि भंडारकर विधि किस विधि को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद विधि को कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इसको देने का श्रेय किसको जाता है, भंडारकर को। ये दक्षिणी भारतीय विद्वान थे और सबसे पहले संस्कृत भाषा में इस विधि का इन्होंने उपयोग किया था। नेक्स्ट दोस्तों, ड्रेकाली विधि का उपयोग मानसिक रूप से विकृति युक्त बालकों के लिए किया जाता है। ड्रेकाली विधि, देखो ये भी ध्यान रखना, ड्रेकाली विधि के जनक ड्रेकाल है। ड्रेकाल के द्वारा ये विधि दी गई थी और इसीलिए इसको ड्रेकाली विधि कहते हैं। ये मानसिक रूप से विकृति युक्त बालक जो होते हैं, जिनमें मानसिक विकृति होती है बालकों में, एक तरह से मानसिक रोग होता है जिन बालकों में, उन बालकों के लिए उपयोगी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी विधि मानसिक रूप से विकृत बालकों के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो वो है ड्रेकाली विधि और ड्रेकाल के द्वारा दी गई थी। दोस्तों विशेष रूप से इस विधि में 4 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बालक जो होते हैं उनको प्रातःकाल भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसका समय भी तय है, ड्रेकाल के अनुसार प्रातःकाल के समय भाषा की शिक्षा दी जाती है 4 से 19 वर्ष के बालकों को। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट है डॉडसन द्वारा विकसित द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि एक महत्वपूर्ण विधि है, 2 भाषाओं को एक साथ मिलाकर पढ़ाने में काम आती है। ये डॉडसन के द्वारा दी गई थी। इस विधि में व्याकरण अनुवाद और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का काम करने का विशेष गुण है। यानी द्विभाषी विधि में एक गुण पाया जाता है जो व्याकरण अनुवाद और प्रत्यक्ष विधि दोनों के बीच में एक सेतु की तरह काम करती है। इसमें मातृभाषा और विदेशी भाषा में संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाता है। यानी विशेष रूप से 2 भाषाओं को, मान लीजिए एक नई भाषा जो बालक को नहीं आती है, व्यक्ति को नहीं आती है, उसको सिखाना है, तो मातृभाषा का और दूसरी भाषा का उपयोग करते हुए, संयुक्त रूप से उपयोग करते हुए दूसरी भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है। या यूँ कहें कि मातृभाषा के सहयोग से अन्य भाषा को सिखाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी नवीन भाषा को सिखाने के लिए उस भाषा के शब्द ज्ञान हेतु किसी प्रत्यक्ष वस्तु का उपयोग किया जाता है। इस तरह की विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? किसी नवीन भाषा को सिखाने के लिए जब हम विशेष रूप से क्या करते हैं, विशेष रूप से जो भाषा होती है उस भाषा के दूसरी भाषा के शब्दों के लिए हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे एप्पल के कुछ बताने के लिए एप्पल का चित्र या एप्पल यानी सेब होता है, तो एक सेब जो है वहाँ पर हम बालक को दिखाते हैं। दोस्तों ये विधि जो है प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले 1901 में फ्रांस में शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए इस तरह की विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और दोस्तों नोट डाल करके हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो विधि होती है ना प्रत्यक्ष विधि, इसके ठीक विपरीत विधि होती है परोक्ष विधि। परोक्ष विधि इसकी विपरीत विधि है जिसमें नवीन भाषा मातृभाषा के सहयोग से सिखाते हैं। ये जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसमें तो मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन परोक्ष विधि जो होती है उसका उपयोग करते समय मातृभाषा का उपयोग करना जरूरी होता है। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातें हैं, अनुकरण विधि में लेखन, उच्चारण और रचना अनुकरण सिखाया जाता है। अनुकरण एक ऐसी विधि है, अनुकरणात्मक विधि जिसको हम बोलते हैं, ये बालक को सबसे पहले जब पढ़ने के लिए जाता है तो यही विधि काम में आती है, जहाँ जिसके माध्यम से बालक को लिखना सिखाते हैं। लेखन अनुकरण में जैसे रूपरेखा अनुकरण है, स्वतंत्र लेखन अनुकरण है, इसके माध्यम से लिखना सिखाते हैं। उच्चारण करना सिखाते हैं बालक को। इसके बाद में रचना करना, रचना का मतलब होता है जैसे कोई भी एक रचना करके दे दे, जैसे दीपावली का निबंध बालक को लिख के बता दिया, उसके बाद में उसके आधार पर होली का निबंध लिखवा रहे हैं, तो वो रचना अनुकरण होता है।
रचना अनुकरण की एक सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों कि इसका उपयोग करने से बालक में मौलिकता का विकास नहीं होता, क्योंकि बालक बार बार फिर नकल से ही सीखता है, नया और मौलिक विचार वो उसमें प्रकट नहीं कर पाता। ये इसकी कमी भी है, लेकिन ये कमी किसकी? केवल रचना अनुकरण की है, संपूर्ण अनुकरण विधि की कमी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें बालक स्वयं की गति से सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें बालक स्वयं की गति से सीखता है। ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है और इसके प्रणेता B.F. स्किनर है। ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित आपसे पूछा जा सकता है। B.F. स्किनर इसके प्रणेता हैं और स्किनर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दोस्तों इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए बालक के सामने प्रस्तुत करना और स्वयं बालक के द्वारा स्वाध्याय के माध्यम से सीखने का प्रयास करना। वर्तमान समय में ये रेखीय है, साखीय है, गणितीय है, कंप्यूटरीकृत है, इस प्रकार की अलग अलग विधियाँ जो है प्रचलन में है। रेखीय का जो है सबसे पहले विचार दिया था B.F. स्किनर और उनके साथी हॉलैंड ने। इसी प्रकार से जो है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दिया था नॉर्मन क्राउडर ने। इसी तरह से गणितीय जो है उसका गिलबर्ट ने विचार दिया था, तो और लॉरेंस के द्वारा दिया गया था कंप्यूटरीकृत अभिक्रमित अनुदेशन का। तो ये भी आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। दोस्तों बेसिक शिक्षा को लेकर कई बार प्रश्न आता रहा परीक्षा में। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था 1935 में, जिसमें मातृभाषा को विशेष महत्व दिया और इसका विकास करने का काम जाकिर हुसैन ने 1937 से 1939 के बीच वर्धा में रह करके किया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रश्न बार बार आता रहता है, किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों 31 जुलाई 1937 की बात है। 31 जुलाई 1937 के दिन जो हरिजन पत्रिका निकला करती थी, उसके अंक में गांधी जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये एक प्रकार से शिक्षा की परिभाषाओं के अंदर भी हम लोग पढ़ा करते हैं। तो पहली बार गांधी जी ने ये परिभाषा कब दी थी? 31 जुलाई 1937 को। दोस्तों नेक्स्ट है, भाषा विकास हेतु प्रारंभ भाषा प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में एडविन पेकर ने। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? देखो, उच्चारण से संबंधित, लेखन से संबंधित या अन्य प्रकार के भाषा दोषों को दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। और भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसके लिए एडविन पेकर ने लिखा है, भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है। यानी विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण होते हैं, जिसमें जो है लिंगवा फोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, रेडियो जैसे संयंत्र होते हैं, जिनके द्वारा सुनकर के बालक अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास करता है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण विचार है, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि आगमन निगमन विधि है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सी महत्वपूर्ण है, तो आगमन निगमन महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगमन में विशेष से सामान्य की ओर, ये बहुत बार पूछा गया है। आगमन में कौन सा सूत्र काम आता है? विशेष से सामान्य की ओर। जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रिया की जाती है। यानी उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं तो वो आगमन विधि होती है, और नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं तो वो निगमन विधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा शिक्षण के प्रमुख उपागम क्या है? भाषा शिक्षण जो होता है उसमें क्या क्या उपागम है, क्या क्या हमें बालक को सिखाना पड़ता है, कुल मिलाकर ये क्या क्या काम हमें करना पड़ता है भाषा सिखाते समय? तो बालक को उच्चारण सिखाना है, वर्तनी के संबंध में यानी लिखना सिखाना, उसको शब्द ज्ञान करवाना होता है, वाक्य ज्ञान करवाना होता है और रचना ज्ञान करवाना होता है। यही भाषा के प्रमुख उपागम है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भाषा उपागम के 3 उपाय या उपागम बताए हैं। एक तो वाचन पर बल देना, अगर बालक को भाषा सिखानी है तो वाचन पर बल देना चाहिए, भाषा आदत विकास करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि छात्र को क्रियाशील होना चाहिए। दोस्तों 34 नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण विचार है, भाषा सीखने का एक मनोविज्ञान होता है। भाषा एक, जो कोई भी व्यक्ति सीखता है तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखता है, जिस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3 महत्वपूर्ण पद हैं। जिज्ञासा, सबसे पहले बालक अपने घर वालों को, परिवार वालों को देख करके उसमें जिज्ञासा पैदा होती है, फिर वो उनका अनुकरण करता है और अनुकरण करते हुए कुछ शब्दों को बोलने की क्षमता उसमें आ जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, अनुकरण जब वो करता है उसके आधार पर लगभग 11 माह का बालक पहला सार्थक शब्द बोल लेता है। ये पहले भी परीक्षा में आ चुका, रीट में फिर आ सकता है। 11 माह का बालक पहला सार्थक शब्द बोलता है। लगभग 1 वर्ष का बालक जो होता है 12 माह का, वो 3 सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। और 16 से 18 माह के बीच लगभग सामान्य रूप से बालक बोलने की शुरुआत कर देते हैं। और 2 वर्ष से पहले बालक क्या करता है, विशेष रूप से 2-2 शब्दों की, विशेष रूप से
दो दो शब्दों की, टेलीग्राफी जिसको बोलते हैं, टेलीग्राफी भाषा, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सी आयु तक बालक टेलीग्राफी भाषा में बातचीत करता है, तो 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष की आयु का मतलब वहाँ पर दो दो शब्दों के वाक्य बनाकर बालक बोलता है। दोस्तों इसके बाद में देखिए, भाषा सीखने में तत्परता की ज़रूरत होती है, यानी भाषा की ये सोपान तो है लेकिन तत्परता की ज़रूरत है। बिना तत्परता के व्यक्ति भाषा नहीं सीख सकता है, बालक भाषा नहीं सीख सकता। 35 नंबर का महत्वपूर्ण जो विचार दोस्तों आपके लिए वो है, मनुष्य जो कुछ भी देखता है, सुनता है, विचार करता है, यानी हम लोग जो भी देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उससे उसमें भाषा बिंब बनते हैं। यानी मनुष्य के द्वारा ये जो क्रिया की जाती है उससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर भाषा के बिंब बनते हैं। भाषा बिंब का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु हम देखते हैं या सुनते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे आपके सामने से गाय जा रही है, गाय को आपने देखा तो गाय का चित्र आपके मस्तिष्क में बन गया। अब जब भी आपको जो है गाय शब्द कोई बोलेगा तो आपके मस्तिष्क में वो चित्र आ जाएगा, तो वो होता है बिंब, यानी मस्तिष्क में बिंब बन जाना, चित्र बन जाना। ठीक है, जो भाषा विकास के आधार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। रीट की परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भाषा बिंब कितने होते हैं, तो भाषा बिंब होते हैं 4, दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। दृश्य बिंब का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु को देखने से हमारे मस्तिष्क में चित्र बनना। श्रुति बिंब का मतलब होता है किसी आवाज़ को सुनने से या व्यक्ति का नाम सुनने मात्र से या प्राणी का नाम सुनने मात्र से उसका बिंब हमारे मस्तिष्क में बनना। इसी प्रकार से विचार बिंब, विचार बिंब का मतलब होता है कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में आता है तो उससे संबंधित बिंब का बनना। भाव बिंब का मतलब होता है विचारों के साथ साथ हमारी जो भावनाएं होती है उससे संबंधित किसी विचार का बनना, यानी कि विचारों के साथ में किसी भाव का जुड़ जाना भाव बिंब होता है। इसके बाद में देखिए, रचना शिक्षण की प्रमुख विधियाँ प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, रूपरेखा विधि, स्वाध्याय विधि एवं परिचर्चा विधि आदि होती है। रचना शिक्षण की कौन सी विधि होती है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब रचना शिक्षण की विधियाँ होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहानी एक लघु गद्य रचना होती है। कहानी जो है एक लघु गद्य रचना होती है। लघुता कहानी का विशेष रूप है, यानी कि छोटा होना कहानी की एक विशेषता है। जितनी कहानी छोटी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। H.G. वेल्स ने कहानी को एक लघु रचना माना है और कहानी में भाव प्रधान रचना होती है। कहानी जो है एक प्रकार की भाव प्रधान रचना होती है और गागर में सागर होती है, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है। दोस्तों 38 नंबर पर है, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ वाचन विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि है। व्याकरण सम्मत विधि और भाषा संसर्ग विधि तथा व्याख्यान विधि ये भी गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके जरूर आएगा जिसमें रचना है या फिर गद्य है या फिर कोई कहानी, इस तरह की किसी विधि के बारे में आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन सी है, ये बार बार आता प्रश्न, ध्यान रखना। कविता शिक्षण के अंदर गीत प्रणाली है, शब्दार्थ कथन विधि है, रसास्वादन विधि है, गायन विधि है और नाट्य प्रणाली है। ये सब कविता पाठ के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधियाँ हैं। इसी तरह दोस्तों व्याकरण शिक्षण में सूत्र विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये प्रमुख विधियाँ हैं। तुलना एवं विश्लेषण का भी उपयोग इस दिशा में किया जाता है। दोस्तों ये विधियाँ विभिन्न क्षेत्रों की जरूर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री श्यामपट्ट होता है। कक्षा में प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री श्यामपट्ट होता है। कक्ष में इसको शिक्षक का मित्र कहते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कक्ष में ज्योतिष किसको कहते हैं, तो कक्ष में ज्योतिष जो होता है वो भी श्यामपट्ट को ही कहा जाता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय हाथ के साथ में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इससे सही लिखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक एक सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तक क्या होती है, एक सहायक सामग्री होती है जो केवल साधन है, साध्य नहीं। कई बार ये प्रश्न आ चुका परीक्षा में, पाठ्य पुस्तक होती है, तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक केवल साधन है, साध्य नहीं होती है। पुस्तक को उचित आकार में व्यवस्थित विषय वस्तु और आकर्षक जिल्द के साथ में बनाना होता है, तभी वो एक अच्छी पुस्तक के रूप में अच्छी पुस्तक मानी जाती है, अच्छा साधन मानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, किसी भी पुस्तक के 2 गुण होते हैं, आंतरिक और बाह्य, ये जरूर ध्यान रखना। एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो उद्देश्य पूर्णता, रोचकता, क्रमबद्धता, व्यवहारिकता, स्तरानुकूल होना, शुद्धता का होना, मौलिकता का होना और उचित शैली का होना, ये पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं होती है। जबकि पुस्तक की बाह्य विशेषताओं की यदि हम बात करें दोस्तों, तो बाह्य विशेषताएं क्या क्या होती है, पुस्तक का नाम, आकार, कागज़, शीर्षक, मुद्रण, चित्र, जिल्द, मूल्य, आवरण, साज सज्जा आदि पुस्तक के बाह्य गुण होते हैं। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट है, मूल्यांकन का अर्थ निर्णय लेना होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है प्रश्न। मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ निर्णय लेना होता है, ये शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। ध्यान रहे,
ऐसा प्रश्न आ जाता है ये शिक्षा का अंग है, शैक्षिक प्रक्रिया का है, शैक्षणिक प्रक्रिया का, तो ध्यान रखना ये किसका है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो जीवन पर्यंत चलने वाली होती है और सतत प्रक्रिया होती है। इसका अंतिम सोपान मापन होता है। मूल्यांकन का लास्ट सोपान क्या होता है, मापन होता है। मापन के द्वारा हम क्या करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा जो आकलन किया जाता है उन अंकों को संख्याओं में प्रकट करने के लिए हम मापन का उपयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, मूल्यांकन की आवश्यकता बालकों के स्तर को मापने के लिए होती है, समूह विभाजन के लिए यानी कि बालक अलग अलग श्रेणी के ये जानने के लिए होती है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और आगे की कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए भी मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों 47 नंबर पर हमारा विचार है, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता का अर्थ। मूल्यांकन में देखो वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, ये विशेषताएं मूल्यांकन की सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो जरूर आपके भी कोई न कोई आएगी इनमें से, तो ध्यान रखना दोस्तों। मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है परीक्षण के समय, जब परीक्षण किया जाए बालक का उस समय शिक्षक की रुचि का, उसकी मनोवृत्ति का, उसकी आदतों का प्रभाव बालक के मूल्यांकन पर नहीं पड़ता है, तो ऐसे किसी भी मूल्यांकन की विशेषता को हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। दूसरा देखिए दोस्तों 48 नंबर पर, बार बार और अलग अलग शिक्षकों के द्वारा एक ही बालक का बार बार मूल्यांकन किया जाए और अलग अलग शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन या परीक्षण किया जाए तो भी बार बार परीक्षण किया जाए या फिर जांच की जाए उसके बावजूद भी बालक के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, बालक के परिणाम वैसे के वैसे रहें, तो वो मूल्यांकन की विश्वसनीयता कहलाती है। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, जरूर परीक्षा में प्रश्न आएगा इनमें से। दोस्तों नेक्स्ट है, जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाना है उसी का मापन ही वैधता है। बहुत बार आता है ये, अभी पिछले मेरे साइकोलॉजी के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट भी किया था कि सर वैधता थोड़ा समझाइए, तो यहाँ पर वो ध्यान से समझ लें। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए उसी का मापन ही वैधता है, यानी जिस उद्देश्य से हमें मूल्यांकन करना, मान लीजिए आपको शिक्षक बनाना है, तो आप में शिक्षक बनने की एबिलिटी है या नहीं, शिक्षक बनने की योग्यता है या नहीं, शिक्षक बनने की गुण है या नहीं, उन्हीं को जांचा जाए, ठीक है ना, वो होती है वैधता। तो आप में उन्हीं को जांचा जाएगा, आपको शिक्षण विधि आती है कि नहीं आती है, आप जो विषय पढ़ाएंगे वो आपको आता कि नहीं आता है, तो ये वैधता है। कॉल्सनिक नामक विद्वान ने देखो वैधता के बारे में विचार लिखा, इससे और आपको समझ में जाएगा। कॉल्सनिक ने लिखा कि वैध परीक्षण वह है जो उन्हीं गुणों का मापन करती है जिनको मापना है, यानी जिन गुणों को मापने की आवश्यकता उन्हीं का मापन किया जा रहा है, इसका मतलब वो परीक्षण की वैधता है। और दोस्तों हमारा अगला और अंतिम विचार है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा समस्यात्मक बालकों की पहचान और निदानात्मक परीक्षण द्वारा समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा समस्यात्मक बालकों को पुनः शिक्षण करवाकर आवश्यक अधिगम करवाते हैं। देखो उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एक शिक्षक ने बालकों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में वो देखना चाहता है कि बालकों ने जितना वो सिखाना चाह रहा था उतना सीखा कि नहीं सीखा। जब उसको पता लग जाता है कि हाँ बालकों ने उस सीमा तक सीख लिया, तो फिर वो क्या करता है, उनका उपलब्धि परीक्षण करता है और उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से उन बालकों की छंटनी करता है जिन्होंने नहीं सीखा। जो बालक सीख गए इसका मतलब वो तो सीख गए, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मान लो नहीं सीख पाए, तो उनको बोला जाता है समस्यात्मक बालक। और जो समस्यात्मक बालक होते हैं दोस्तों, उनकी समस्या क्यों रही, वो क्यों नहीं सीख पाए, उन कारणों का पता लगाने के लिए, भाई कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार क्यों है, उसके कारणों का पता लगाना। ऐसे ही समस्यात्मक बालक में समस्या क्यों रही, क्यों नहीं सीख पाया, उसके कारणों का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी की जांच करता है। उसके बाद में दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, जैसे डॉक्टर उपचार के लिए दवा देता है, वैसे ही जो बालक समस्यात्मक है उसकी समस्या को दूर करने के लिए कारणों को मिटाते हुए दोबारा से पढ़ाया जाता है और समस्यात्मक बालकों को भी आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तीनों का क्रम और विचार ध्यान रखें, इन तीनों से मिलाकर कोई न कोई प्रश्न जरूर परीक्षा में आता रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण से संबंधित विचार। दोस्तों आप लोगों के सहयोग से ये आपका चैनल है जो RK वैष्णव उत्कर्ष के नाम से लगभग 1 लाख सदस्य इसके होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में 1 लाख सदस्य इसके हो जाएंगे और ये सब आप जैसे सुधी विद्यार्थियों का प्रेम है। इसी तरह आप लोग विश्वास करते रहिए। मैं भी आप लोगों की जो भी बात है, जो भी मांग है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं और जिनको मैं पूरी कर सकता हूँ, निश्चित रूप से इसी तरह से पूरी करता रहूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक बार इसी वीडियो के माध्यम से आने वाली रीट परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको सफल बनाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।